दोस्तों इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में वन लाइनर रिवीजन है जो कि हमने लास्ट जीएस के जितने भी मॉडल पेपर हल करवाए हैं उसमें जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए गए थे तो सभी प्रश्नों का यह एक जिस्ट होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले लगभग 2-3 महीनों में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस के लगभग सारे चैप्टर यहाँ पर डिस्कस किए। आपके बूस्टर डोज और टॉपिक वाइज जो क्लासेस थी, थ्योरी की क्लासेस, एमसीक्यूज की क्लासेस और जीएस के मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर दिए गए। साथ ही साथ पीवाईक्यू यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हल करवाया गया। तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अपलोड किया जा रहा है ताकि ये जो एक समरी के रूप में आपको पिछले जो जीएस के क्लासेज हुए हैं, खासतौर से जीएस के जो मॉडल पेपर करवाए गए थे जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो उनको वन लाइनर के रूप में देखेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल क्वेश्चन आंसर, यानी कि एक तरीके से ये आपका रिवीजन होगा। डिटेल में अगर आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है तो बहुत आसान है, प्लेलिस्ट दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी से शुरू करेंगे तो हर क्लास आपको असीम ज्ञान देकर जाएगी, इतना तो भरोसा है। लेकिन फ़िलहाल अब क्योंकि आपकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं तो अब आप वही कीजिए जो आपके लिए ज़्यादा मुफीद बैठे। ठीक है, रिवीजन करना चाहते हैं हमारे साथ लास्ट क्लासेस का तो आपका मोस्ट वेलकम है। आइए पूरे धैर्य के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, और डेफिनेटली ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो मॉडल पेपर कुल मिला के कितने अपलोड हुए थे? 6 मॉडल पेपर हमने अपलोड किए थे। तो सभी 6 मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हमने रखे थे उनको वन लाइनर के रूप में देखेंगे और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है पीसी महालनोबिस मॉडल, विकल्प डी आपका करेक्ट है। पहली योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। ठीक है, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी, तीसरी जो थी वो जी सैंडी एस चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर थी और चौथी जो थी गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, लाफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो लाफर वक्र जो होता है फ्रेंड्स, ये किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है? सही जवाब इसका था विकल्प बी, कर दर और कर राजस्व के बीच में। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के झीलों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है, बलहापरा झील कानपुर में है, मानसी गंगा झील कहाँ पर है और अलवारा झील तो कौशाम्बी में है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर था मानसी गंगा, ये सुमेलित नहीं था। मानसी गंगा जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो गोवर्धन में स्थित है। अगला क्वेश्चन था आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है राजकीय संग्रहालय जो कि मथुरा में स्थित है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस भूकंप तरंगों का उद्भव चट्टानों के कणों के संवेदन से होता है? ये होती है पी वेव्स, प्राइमरी तरंगे, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, महासागरों में कर्क और मकर रेखा के पास लवणता अधिक होती है, जहाँ तापक्रम ऊंचा रहता है वहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। तो इसका उत्तर था कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या है, इसका उत्तर विकल्प ए था। अगला क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का सही कालक्रम कौन सा है? तो विजयनगर के जो साम्राज्य थे, इनके जो राजवंश थे, इनका सही कालक्रम कौन सा है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कालक्रम था इस प्रकार से था। सबसे पहले तो आपका आएगा यहाँ पर विकल्प ए सही था, संगम, सालू, तुलु और अराविडू। ठीक है, संगम, सालू, तुलु और लास्ट में आएगा आपका अराविडू। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। तो संगम वंश ये सबसे पहला वंश था 1336 से लेकर 1485 तक। फिर आया था सालू वंश 1485 से लेकर 1505 तक, तुलु वंश ये 1505 से लेकर 1565 तक, अराविडू वंश 1570 से लेकर 1652 तक। ठीक है, इसके बाद था कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद, गोल्डन थ्रेशोल्ड इंदिरा गांधी, मालगुडी डेज आर के नारायण, इग्नाइट माइंड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं था गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इंदिरा गांधी की रचना नहीं है बल्कि यह किताब लिखी गई किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना का श्रेय ए ओ ह्यूम को जाता है, करेक्ट है। इसका प्रथम सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ये गलत है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, न कि सुरेंद्र चंद्र ने। तो ये आप याद रखिएगा।
अगला है, महात्मा गांधी ने यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है, किस योजना या प्रस्ताव के बारे में कहा था? यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है, तो कहा गया था यह महात्मा गांधी के द्वारा विकल्प सी क्रिप्स मिशन के द्वारा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। ठीक है, क्रिप्स मिशन की घोषणा जो थी वो 11 मार्च 1942 को हुई थी चर्चिल के द्वारा। 23 मार्च 1943 को क्रिप्स मिशन जो था वो भारत पहुंचा था। इसके बाद देखो स्टेटमेंट क्या था इसमें, यदि कोई प्रांत भारत के निर्मित संविधान से सहमत नहीं है तो वो इसे अस्वीकार करके पूर्ववत रह सकते हैं या पूर्ण स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब इसी को, जो ये लाइन थी क्रिप्स मिशन में, इसी को कहा गया गांधी जी के द्वारा कि ये तो पाकिस्तान के लिए निमंत्रण है, ठीक है, आप अस्वीकार करो और बना लो। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है, करेक्ट है। और 16 में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 331 में SC/ST सीटों का आरक्षण और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी सही है। अब ये जो अनुच्छेद 331 है ना, ये सुमेलित नहीं है। एग्जैक्टली जो अनुच्छेद 331 है, इसमें राष्ट्रपति को यदि लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में 2 अनाधिक नाम का मनोनयन कर सकते हैं, ये बात कही गई है किसमें, अनुच्छेद 331 में। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये कथन जो है वो सही नहीं था। बाकी उप प्रधानमंत्री का पद असंवैधानिक है, करेक्ट है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, करेक्ट है। तो सब सही था। विकल्प ए यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण था, गलत था। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने की शक्ति है। जो 5 रिट होती है, कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, दूसरा होता है परमादेश मैंडमस, तीसरा होता है प्रतिषेध प्रोविजन, चौथा होता है अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो, और अंतिम होता है 5वां उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूरेरी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये है आपका पर्यावरण को बेहतर बनाना, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो वर्णन मिलता है आपको, ये विकल्प ए 48A में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। 39A में क्या मिलता है? समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है। 39 में क्या है? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका उत्तर था विकल्प सी, ओजोन जो है यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अगला है कक्षा में ICT के उपयोग का मुख्य लाभ कौन सा है? तो यहाँ पर जो विकल्प थे इसके मुताबिक इसका सही उत्तर क्या था? छात्रों की सहभागिता में कमी, रटने पर आधारित शिक्षा में वृद्धि, वैयक्तिक शिक्षण अनुभव, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट था कि NCERT द्वारा विकसित कौन सा ऐप स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें और संसाधन प्रदान करता है? तो NCERT ने जो ई-पाठशाला ऐप को विकसित किया है, तो विकल्प सी इसका यहाँ पर करेक्ट है। अगला था कि CPU के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? तो आपको पता ही है, कंट्रोल यूनिट और ALU, ये 2 इसके मुख्य घटक होते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रथम साइबर कानून जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये होता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और अगला क्वेश्चन था कि NAPCC के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, सही है। इसे भारत सरकार द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था, सही है। इसमें सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और सतत कृषि के लिए मिशन शामिल है, ये भी सही है। यह केवल समन रणनीतियों पर केंद्रित है, ये कथन जो है वो गलत है। तो हमारा यही जो है वो आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो भारत में जो रामसर सम्मेलन लागू हुआ था ये 1982 में लागू हुआ था। हालांकि ये सम्मेलन पहली बार हुआ कहाँ पर था? तो ईरान में हुआ था, 1971 में हुआ था। और बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर 10 रामसर साइट हैं। यूपी दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु पहले स्थान पर है। और भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 89। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता कौन सा संगठन देता है? तो शिक्षक का प्रशिक्षण जो होगा ये मान्यता दी जाती है NCT के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। NCT की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ पर होता है छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना। निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? तो निग्रो नदी जो है ये अमेजन नदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हलारी गधे भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हलारी गधे गुजरात में पाए जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, मतलब इनकी संख्या जो तेज़ी से घट रही है। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? तो सोलिगा जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में खबरों में देखी गई पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है तो ये आती है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। तो विकल्प सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है कि कॉमन कैट स्नेक, जिसे हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। तो आप जानते हैं ना कॉमन कैट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसकी जो आँखें हैं बिल्ली से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसे कॉमन कैट कहा जाता है। ठीक है, कॉमन कैट स्नेक, सांप। तो यह किस क्षेत्र के स्थानिक है? ये किस क्षेत्र में पाया जाता है बेसिकली? तो आपको बता दें कि ये जो है ना मुख्य रूप से, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है बोइगा ट्राइगोनाटा, बोइगा ट्राइगोनाटा, और यह साउथ एशिया के लिए स्थानिक है। तो साउथ एशिया आपका यहाँ पर सही जवाब था, साउथ एशिया, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 नवंबर को होता है, विकल्प सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, चलेंगे अब अगले जीएस के मॉडल पेपर पर। वन लाइनर देखेंगे, ये है आपका मॉडल पेपर नंबर 2। तो वन लाइनर देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान दीजिएगा साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था 2024 ये दिया गया था हान कांग को। ठीक है, हान कांग जो कि कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। इसके बाद था कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 निहलोन हिंडाक्यो नामक संस्था को प्रदान किया गया था। प्रश्न था यहाँ पर कि ये इस संस्था का संबंध कहाँ से है? तो निहलोन हिंडाक्यो जो संस्था है यह परमाणु पीड़ितों की संख्या है, जापान से संबंधित है। तो विकल्प इसका डी सही था, जापान। ठीक है, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया था किसको? इनकोइस को प्रदान किया गया था। विकल्प डी यहाँ पर सही है। इनकोइस की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? हैदराबाद में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा अक्टूबर 2024 में की गई थी। इसमें जो बेस्ट स्टेट चुना गया था वो किसको चुना गया था? विकल्प ए ओडिशा को चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर गुजरात और पांडुचेरी को संयुक्त रूप से रखा गया था। ठीक है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो बेस्ट फिल्म थी वो अनोरा को चुना गया था। एनोरा या अनोरा जो भी कर लीजिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे सीन बेकर एनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया था, आपको बता दें कि बाफ्टा और ऑस्कर दोनों में सेम था, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा, आगे मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। एक आत्मकथा आई है दिया सलाई, किसकी आत्मकथा है? तो ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। और आपको याद होगा इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ, आपको ये भी याद होगा। गिद्धों के लिए विश्व का जो पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है तो ये मिलेगा आपको महाराजगंज में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। कैंपियरगंज, गोरखपुर, महाराजगंज में यह स्थित है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया? यानी कि कुल मिला के 4 खिलाड़ी हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं आपके मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। तो इसमें जो है नीरज चोपड़ा शामिल नहीं है, नीरज चोपड़ा पहले ही पा चुके हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो हैं ये 2021 में ही खेल रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। टाइम मैगजीन ने वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ध्यान देना डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच प्रतिभाग किया था? तो भारत और मालदीव के बीच। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हर खेत स्वस्थ खेत नामक पहल ये शुरू की गई कहाँ पर? तो ध्यान देना हरियाणा में। उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य। भारत में 31 जनवरी 2025 तक कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? कब तक? 31 जनवरी 2025 तक कुल सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो कितनी है? 100 गीगावाट हो चुकी है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो स्टेट है वो राजस्थान है। ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
फिर आगे बढ़ते हैं, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया? तो ध्यान देना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको जो है गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये पहला गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपको पता है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और स्थापना 1774 में हुई थी। इसमें एलिजा एम्पे जो थे ना वो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, एलिजा एम्पे, और लेमास्टर, चैम्बर्स और हाइड ये 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया था? तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्या हुआ था? राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा इसको। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो दूसरा कथन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया गया था, तो ये गलत बात है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार किया था, तो पहला कथन केवल आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ध्यान देना, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति जो बनाई गई थी अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। नागरिकता पर तदर समिति बनाई गई थी, अध्यक्ष ES वरदाचारी थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो सही जवाब क्या होगा इसका? देखो, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो सही जवाब क्या होगा? 22 जनवरी 1947, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो प्रस्तावना और जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? सही जवाब है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। प्रस्तावना और मूल अधिकार लिए गए हैं कहाँ से? प्रस्तावना मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है ये भी अमेरिका के सिद्धांत से ही लिया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद कार्य, न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर अभियोग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अमेरिकन संविधान से ली गई हैं। ये 4 चीज़ें मुख्य रूप से हैं, इनको आप याद रखिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये है आपकी 6ठी अनुसूची, ठीक है। इसके बाद है कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन मिलेगा आपको दूसरे भाग में, विकल्प B आपका करेक्ट है। पहले भाग में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे में नीति निर्देशक तत्व हैं, 5वें में क्या है? तो 5वां तो छोड़ो, 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये आप याद रखना, ठीक है। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं, और 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है, याद रखना, ये ICT का प्रश्न है। ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कई बार, अपना कीबोर्ड देखिए। और कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? लैन, पैन, मैन, वैन, तो सही जवाब इसका पैन, ऑप्शन B इसका करेक्ट है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था, विकल्प C आपका यहाँ पर करेक्ट है। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको कहा गया था UNCHE, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है, 5 से 16 जून स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जो पर्यावरण को एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा बनाने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन माना गया। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ताप विद्युत से, ऑप्शन B करेक्ट है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? तो 1989 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन B करेक्ट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलनों में से एक था। अब तक जो है 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये 3 से 14 जून के बीच में 1992 में हुआ। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में हुआ। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 13 से 22 जून 2012 में किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओजोन परत के लक्ष्य के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षय के लिए जो गैस उत्तरदायी होती है उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो विकल्प आपका B यहाँ पर करेक्ट है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन परत संरक्षण के लिए था। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क हो गए हैं? तो वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी संख्या हो गई है 106। ठीक है, भारत में कुल से 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिनमें सबसे नया जो राष्ट्रीय उद्यान था यह रायमोना को बनाया गया था, जो 2021 में घोषित किया गया था। रायमोना कहाँ पर है? तो ये असम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीएस का मॉडल पेपर नंबर 3 देखते हैं, वन लाइनर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूपी का कुल बजट का आकार कितना है? तो देखो, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूपी का जो कुल बजट का आकार है वो है कितना? ये हो गया आपका 8,08,736.06 करोड़। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, देखो यूपी का बजट यह 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट था, जबकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह छठा बजट था। ऑल ओवर देखा जाए योगी आदित्यनाथ का जो 2 कार्यकाल है, तो दोनों कार्यकाल में यह इनका 9वां बजट है। अगला क्वेश्चन है, यूपी का 2025-26 का बजट पूर्ववर्ती बजट से कितना प्रतिशत बढ़ा है? 9.8%। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो, वर्तमान में जो बजट है ना उसका आकार कितना है? 8,08,736.06 करोड़। तो यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पूर्व वर्ष 2024-25 के बजट जो कि कितना था? 6,75,587 करोड़ के बजट की तुलना में 9.8% बड़ा बजट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रखा गया है? तो ये है आपका 2.97%। ठीक है, जो कि FRBM एक्ट के निर्धारित 3.5% की सीमा से कम है। यूपी बजट 2025-26 किस शहर में AICT विकसित करने की घोषणा की गई है? तो बजट में जो AICT बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? लखनऊ में बनेगा। विकल्प सी आपका करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस राज्य सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करने और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षा के प्रति सजगता के लिए शुरू की है? तो यूपी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 जो कि जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो कहा गया कि फरवरी 2025 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत की रैंक में पूर्व वर्ष की तुलना में क्या हुआ है? गिरावट हुई है, सुधार हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, भारत शामिल नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो उत्तर है वो गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि भ्रष्टाचार क्या है? ये पिछले साल की अपेक्षा इस साल भ्रष्टाचार में थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये 0 से 100 के बीच में होता है। डेनमार्क टॉप पर है 90 स्कोर के साथ, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। भारत 2024 में 38 नंबर प्राप्त किया था और 2023 में जो था वो 39 नंबर प्राप्त किया था। देखो, अब जैसे 2025 है ना, तो इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो अगले साल 2026 में आएगी। ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ पर स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो था यह ओमान में संपन्न हुआ था, मस्कट में। विकल्प बी इसका करेक्ट है। इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में ओमान के विदेश मंत्रालय और सिंगापुर स्थित राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सहयोग से 16-17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएँ। ठीक है, और जो पहला हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था 2016 में, कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 2017 में हुआ था, कोलंबो में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 फरवरी को किया। यह टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 फरवरी को। तो ये जो मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ध्यान देना, असम में यह स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी याद रखना कि जो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें 106 जलमार्ग 2016 में घोषित किए गए हैं। तो कुल कितने जलमार्ग हैं? 111 है। इसमें जो पहला वाला है NW1 नेशनल वाटरवे 1, तो ये कुल 1620 किलोमीटर लंबा है। और ये जो है ना इलाहाबाद से हल्दिया तक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा वाला ये 891 किलोमीटर लंबा है। ये 2 देशों को कनेक्ट करता है, भारत से जोड़ता है यह किसको? बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी, मैंने आपको बताया था ना, जो बेस्ट फिल्म थी वो कांकले को चुना गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बाफ्टा में क्या हुआ था, बाफ्टा और ऑस्कर के जो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो सेम हैं। कई बार मैंने बताया है, भूलिएगा मत इसे आप। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। तो 2025 में इसका 78वां संस्करण था। आयोजन लंदन में किया गया था 16 फरवरी को। कांकले को सर्वाधिक 12 श्रेणियों में नामांकन मिला था। और ध्यान देना कि बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी, कांकले चुनी गई थी। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे ब्रैडी कार्बेट। और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस मैकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर जो है द ब्रूटलिस्ट के लिए एडियन ब्राडी चुने गए हैं। ठीक है। 2 मार्च 2025 को ये 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 ऑस्कर जीते, तो ये फिल्म थी अनोरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है। और 2 मार्च 2025 को ये 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में अनोरा ने बेस्ट फिल्म सहित 5 ऑस्कर जीते थे। एडियन ब्राडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर और मिकी मेडिसिन को एनोरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब होता है, तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। और ये प्रेरित है किससे, बांग्लादेश से प्रेरित है। बुकर प्राइज 2024 विजेता किताब जो है आर्बिटल की लेखिका कौन है, आर्बिटल को मिला था बुकर प्राइज 2024। तो इस किताब को लिखा गया किसके द्वारा, समांथा हार्वे के द्वारा इसे लिखा गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। और ध्यान देना कि देखो, एक होता है बुकर प्राइज, बुकर प्राइज होता है जो कि मूल रूप से जो किताबें इंग्लिश में लिखी जाती हैं उन्हीं को दी जाती हैं। एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो किसी भी भाषा की किताब हो अगर उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है तो वो इस पुरस्कार की हकदार होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जो पुरस्कार है ये जेनी एर्पनबैक को दिया गया है उनकी किताब कैरोस के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक किताब है द सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, ये किताब अरुण शौरी की किताब है। और वाइल्ड फंक्शंस की जो किताब है ये अमितव घोष की किताब है। तीनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार देख लीजिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का जो तीसरा संस्करण था कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ध्यान देना कि जो साइक्लोन नामक अभ्यास होता है भारत और मिस्र मिलकर करते हैं, लेकिन इसका जो तीसरा संस्करण है ये भारत में किया गया था। भारत में कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान का जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहीं पर भारत और मिस्र के विशेष सैन्य बल के बीच साइक्लोन का तीसरा संस्करण जो था ये 10 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। 2024 का संस्करण कहाँ पर हुआ, तो मिस्र में हुआ था। और इस प्रकार से ये बदलता रहता है साल दर साल। ठीक है। ये वार्षिक अभ्यास होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के दूसरे संस्करण की विजेता कौन है, तो अंडर 19 T20 महिला विश्व कप पहला और दूसरा संस्करण दोनों संस्करण जीता है किसने, भारत ने जीता है। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान देना कि इसका जो आयोजन था वो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये भारत का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2025। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था, विकल्प सी बेंगलुरु में। भारत के कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, नाम इसका भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर, तो प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था फरवरी के महीने में। और भारत विश्व में कपड़े के निर्यात में 6ठा स्थान रखता है, ये भी याद रखिएगा। विकल्प सी आपका सही है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है ये। हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक नामक, जो काफ़ी चर्चा में रहा है, आपने सुना होगा इसके बारे में। यह एक AI चैटबॉट है डीप सीक, तो ये चाइना का एक AI चैटबॉट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, कौन सा, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये होता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। अनार में जो फल फट जाता है तो उसमें बोरॉन की कमी होती है जिसकी वजह से अनार में फल फट जाते हैं। CPU का कौन सा घटक मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने और डिकोड करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट। विकल्प ए आपका करेक्ट है। और दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमाला का सही क्रम क्या है, देखो ये ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही जवाब है देखो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। सबसे पहले देखेंगे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। आपको पता है ना, दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण ऐसे होता है। तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है। इसके बाद है भारत के किस देश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है, तो ये है आपका सिक्किम। विकल्प बी, ये देखो आप, ये आपका सिक्किम, इधर नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ऊपर चाइना हो गया। ठीक है।
और नीचे कौन सा है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। फिर आगे बढ़ते हैं, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छिलछिला देखने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, तो आप जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, ये चर्चा में था क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो छिलछिला वन्यजीव विहार है, इसके आसपास का जो जोन था उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, तो इसकी वजह से चर्चा में था, तो इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर है दिल्ली में। हालांकि आपको पता है ना कि 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव जैसे नेताओं ने भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना के लिए HSRA की स्थापना की थी। एग्जैक्टली 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगियों के द्वारा जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनाया गया था, वही आगे चलकर HSRA में बदल गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया तब भारत का गवर्नर कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक जब बना था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेकर 1944 तक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। कब बना था? 1939 में बना था। तो ध्यान से देखेंगे तो लॉर्ड लिनलिथगो जो था 1936 से लेकर 1944 तक रहा। उसके पहले आया था लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक। फिर लॉर्ड लिनलिथगो आता है 36 से लेकर 44 तक। फिर आता है लॉर्ड वेवेल 1943 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये राजसीमा शैली में बनाया गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। 700 से लेकर 728 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा की थी। कब? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। कब? तो 16 अगस्त 1946 को। विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये दिवस जो है वो 1946 के कलकत्ता दंगों के लिए भी जाना जाता है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 1924-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो कह रहे हैं कि कौन सा युग्म गलत है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं KC वेणुगोपाल हैं। अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग समिति के जो अध्यक्ष हैं गणेश सिंह हैं, सही है। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं वो संजय जायसवाल हैं। भजन पांडा जो हैं ये सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IOC ने वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने को मंजूरी दी है? तो ये है ना आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होंगे उसमें जो है ना ब्रेक डांस, कराटे, बॉक्सिंग में से कौन सा खेल शामिल होगा? तो बॉक्सिंग को शामिल किया जाएगा। विकल्प जो है वो सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पर जो खेल शामिल होंगे उनके बारे में लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। लॉस एंजल्स में बॉक्सिंग होगा, क्रिकेट होगा और स्क्वैश ये शामिल किया जाएगा। तो 33वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? 2024 वाला पेरिस में हुआ था। पेरिस ओलंपिक आपको याद होगा। अब ये 2028 वाला जो 34वां संस्करण होगा ये लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 को किसने जीता है? तो ध्यान देना कि ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीत लिया है किसने? लैंडो नॉरिस ने जीता है। और जबकि अभी तक 2 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। पहला वाला तो मैंने बता दिया आपको, ऑस्ट्रेलियन F1। दूसरा था चाइना F1, इसको जीता है ओ पियास्त्री ने। बस 2 याद रख लेना, अभी तक 2 ही हुए हैं। इसके बाद है हाल ही में इसरो द्वारा कहाँ पर श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो IIT मद्रास में। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, और भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? तो वरुण नामक जो अभ्यास होता है भारत और फ्रांस मिलकर करते हैं। वरुण गरुण दोनों जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं? वरुण हो गया, गरुण हो गया, इसके अलावा एक और होता है शक्ति नामक अभ्यास होता है, फ्रिंजिक्स भी होता है, डेजर्ट नाइट अभ्यास, इसमें भारत फ्रांस के साथ UAE भी शामिल होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ला पेरोस युद्धाभ्यास, ये भी फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है, बहुपक्षीय अभ्यास है। इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र करते हैं। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है, किर्गिस्तान के बिस्केक में आयोजित किया गया था लास्ट वाला। डेजर्ट हंट जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जोधपुर में आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन 2025
यूएसए में आयोजित किया गया था, यूएसए के द्वारा आयोजित किया गया था, गुआम तट पर आयोजित किया गया था, बहुपक्षीय अभ्यास है। और सागर कवच जो है ये इंडियन कोस्टल गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन वेस्ट बंगाल में किया गया था। भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसको घोषित किया गया है? तो कोझिकोड घोषित किया गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। केरल का कोझिकोड शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। हाल ही में लियो द अनटोल्ड स्टोरी किताब आई है। इस किताब को किसने लिखा है? तो किताब लिखी गई है पीएस रमन के द्वारा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद है यहाँ पर देखो टॉप 10 बुक्स मैंने आपको करवा दिए थे, तो खैर यहाँ पर हम ऑनलाइनर देख रहे हैं क्योंकि प्रयास है कि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, और डिटेल में तो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप जो भी वीडियो देखना चाहें डिटेल में देख सकते हैं। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। विकल्प सी इसका करेक्ट है। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो फिल्म है ना ऑल वी इमेजिन एज लाइट, डायरेक्टर्स की पहल कपाड़ियाँ हैं, मूल रूप से मलयालम भाषा की यह फिल्म है। ठीक है। उत्तराखंड के बाद किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है? तो गुजरात में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गुजरात में यूसीसी की आवश्यकता के आकलन के लिए जो मसौदा विधेयक तैयार किया जाएगा, इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसका गठन 4 फरवरी को किया गया था। इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो कौन है? पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी। ठीक है, याद रखिएगा। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य ये मिलेगा कहाँ पर आपको? तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु से 2 नए वेटलैंड बनाए गए हैं, रामसर साइट बनाए गए हैं। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? देखो मैंने बताया था ना आपको ना कि कुल 89 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में, और सकारा कोट्टई तीर्थंगल ये 2 नए रामसर साइट तमिलनाडु से हैं। एक खेचोपालरी वेटलैंड सिक्किम से है, एक और उधवा झील, ये कहाँ से है? तो ये झारखंड से है। रामसर स्थलों की संख्या के मुताबिक विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना कि विश्व में भारत तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एशिया में पहला स्थान है और विश्व में तीसरा स्थान है भारत का रामसर स्थलों की संख्या के लिए। ठीक है, पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, 176 रामसर साइट्स हैं यहाँ पर। मैक्सिको दूसरे स्थान पर है 144 साइट के साथ, और भारत में 89 के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत व फ्रांस की सह अध्यक्षता में AI एक्शन समिट का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये तीसरा संस्करण था, यह भारत और फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। तो फ्रांस, ठीक है, विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बता दें यहाँ पर जो अब तक 2 समिट हुए हैं, पहला समिट 2023 में हुआ था ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क में, दूसरा समिट हुआ था 2024 में हुआ था, 2024 में सियोल में हुआ था साउथ कोरिया में, और ये जो आपका तीसरा वाला हुआ है ये फ्रांस में हुआ है। तो याद रखना इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता चुना गया है? तो ये हैं आपकी मनु भाकर जी। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति, ये डोकरा कलाकृति कहाँ की है? ये प्रश्न है यहाँ पर। तो याद रखना कि जो डोकरा कलाकृति है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हालांकि डोकरा को GI टैग भी मिल चुका है, लेकिन जो GI टैग मिला है वो वेस्ट बंगाल से मिला है। ठीक है, ये याद रखना। डोकरा आप देख रहे हैं ये एक कलाकृति होती है, बिना जोड़ की होती है, इसमें सारे वाद्य यंत्र जो हैं ये बजाते रहते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से बाहर हो गया है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो पनामा बना है। अब भारत ने भी तो इसका विरोध किया था, और ये 2013 में चीन ने स्टार्ट किया था सिल्क रोड के लिए, मतलब जैसा कि जिससे पहले सिल्क रोड होता था ना, कई देशों को जोड़ता था ये, तो उसी प्रकार से यह है एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है चाइना के द्वारा। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मुझे लगा कि इसको भी लेना चाहिए। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति, देखो क्रम ये बना था कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो हस्ताक्षर उनको करना था, लेकिन जो प्रस्ताव था वो पहले गया था जवाहरलाल नेहरू के पास, तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। एग्जैक्टली क्रम में देखेंगे तो उसके ऊपर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हस्ताक्षर तो क्रम में दिखेगा राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पहले किया था। लेकिन इसका उत्तर क्या बनेगा?
भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, क्योंकि मान्यता इन्हीं को मिली थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो याद रखना यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में 12 से 35 तक भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो समानता का अधिकार है यह 14 से लेकर 18 तक मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार यह 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। लाइकेन जो होते हैं किस प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो क्या होता है ना कि वातावरण में जब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो लाइकेन जो है वो विलुप्त होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये आपका लाइकेन है, एक बार देख लीजिए। काई इसे आप कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? ये अच्छा प्रश्न है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब अपनाया गया था? 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, देखिए ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मकसद है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। ठीक है, और इसे 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अपनाया गया था। 16 फरवरी 2005 से इसे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? ध्यान देना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 तक भारत में कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? मार्च 2023 तक की बात हो रही है। तो राजस्थान जो है पहले स्थान पर था। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर कौन है? गुजरात है। दशक 2001 से 2011 तक किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? यूपी, राजस्थान, मेघालय, बिहार। तो ये जो दशक था 2001 से लेकर 2011 तक, तो इसमें मेघालय की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ये सर्वाधिक थी। कितनी थी? ये लगभग 28% थी। कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? नवंबर दिसंबर 2024 में कौन सा चक्रवात आया था तमिलनाडु के तटीय भागों में? तो ये था आपका असना, दाना, विपर्जॉय और फेंगल में। तो सही जवाब था फेंगल आया था। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? 2024 में भारत में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सबसे अधिक थी? तो ये थी आपकी कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो ये जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है यह बृहदारण्यक उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब उपयोगकर्ता को बहलाकर उसे इंस्टॉल करवा देता है तो वो क्या करता है? बहुत नुकसान पहुँचाता है वायरस की तरह। इसे कहते हैं ट्रोजन। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? प्रश्न समझ गए आप? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो ये है आपका अनुच्छेद 342। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो जब वो क्या करेंगे? संविधान का उल्लंघन करेंगे। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS ये मिलेगा कहाँ पर आपको? तो देखो फ्रेंड्स, ये मिलेगा आपको केरल के तिरुवनंतपुरम में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र केरल में स्थापित किया गया था 1978 में। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कि कनेक्शन विफलता, डेटा और हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लचीलापन, रेजिलियंस। विकल्प डी। MS-DOS आप जानते हैं ना, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कमांड आधारित इंटरफेस है, स्पर्श आधारित इंटरफेस है। कैसा इंटरफेस है ये? तो MS-DOS जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
P.R. सरजेस अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ये नहीं जीते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जीत चुके हैं, खेल रत्न पुरस्कार भी पा चुके हैं, पद्म भूषण भी पा चुके हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं जीते हैं। तो ये आपका जो है आंसर है विकल्प डी। P.R. सरजेस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर थे। इनको पद्म भूषण मिला था जनवरी 2025 में, अर्जुन पुरस्कार 2015 में और खेल रत्न 2021 में। खेल रत्न जब नीरज चोपड़ा को मिला था उसी साल इनको भी प्रदान किया गया था 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टेस्ट नंबर 5 था उसको देखते हैं, वन लाइनर। किस दार्शनिक ने कहा कि राजनीति राज्य की नैतिकता है? तो ये जो कथन है यह अरस्तु का है। तो आपका जो विकल्प सी है ये सही है। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सा संगठन भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देता है? तो ये है आपका नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, NCT। स्थापना इसकी 1995 में हुई थी, NCT अधिनियम 1993 के तहत। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे AICTE की स्थापना होती है 1945 में, याद रखिएगा। UGC की जो स्थापना हुई थी यह 1956 में हुई थी। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। तो स्थापना के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लागू होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A को संविधान का जो 46वां नहीं था, यह 86वां था। ठीक है, 86 नंबर का 46वां यहाँ पर लिख दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना इसको, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये 86वां जो संशोधन था अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जुड़ा गया था। 21A को 86 एक्ट 2002 के द्वारा जुड़ा गया था, जिसे शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है बनाया गया था। यहाँ पर आपको मैच कराना था प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता और यथार्थवाद को। प्रकृतिवाद का मतलब आप समझ रहे होंगे, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। आदर्शवाद मतलब सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का बोध। व्यवहारिकता मतलब करके सीखना होता है, और यथार्थवाद जैसी दुनिया है। ठीक है, ये आपको मैच कराना था, आसान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि कौन से अधिगम के सबसे प्रभावी कारक हैं? तो लर्निंग में सबसे प्रभावी क्या आएगा? अभिप्रेरणा है, अभिक्षमता है, अभिरुचि है, भौतिक सुविधाएं, सरकारी नीतियां मायने नहीं रखती हैं। BCD आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास होता है खेल विधि से। विकल्प डी आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देता है। तो यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? तो यह है आपका अवबोध स्तर। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है कि मशीन लर्निंग को एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने और परीक्षण करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है। कारण में बता रहे हैं कि सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो सोर्स से मुक्त हैं और एल्गोरिथम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा देंगे विकल्प ए को। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका कि परिकल्पना के संदर्भ में हाइपोथेसिस के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखो, ये जो यह सिद्ध धारणा है इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए, सबसे ज्ञात तथ्यों के साथ असंगत होना चाहिए, चरों के बीच संबंध बताना चाहिए। तो इसमें जो उत्तर था ना, ये विकल्प बी के मुताबिक था। बी, डी और ई इसमें जो है सही था। इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए, इसे चरों के बीच संबंध बताना चाहिए और यह सीमित दायरे का और विशिष्ट होना चाहिए। बी, डी, ई वाला जो विकल्प है करेक्ट है, विकल्प बी। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पर कि कौन सा संदर्भ शैली को संदर्भित नहीं करता है? संदर्भ शैली को संदर्भित नहीं करता है, तो ये आपका होगा एपीएस। एपीएस जो है संदर्भ शैली को संदर्भित नहीं करता है। एमएलए, शिकागो और एमएचआरए जैसी संदर्भ शैलियाँ व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं और स्रोतों का हवाला देने के लिए अकादमिक लेखन में इनका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। विकल्प बी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। तो CSIR की एक घटक है ये। ठीक है, CSIR के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो सुमेल करना था आपको, ये कौन सी संस्था कहाँ पर स्थित है? तो सारी संस्थाएं जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि केंद्र कोशीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में है। इसके अलावा भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मिलेगा आपको हैदराबाद में। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है?
ये मिलेगा आपको तेलंगाना में, ये सही है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको नई दिल्ली में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको बम्बई में। और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला मिलेगी आपको कहाँ पर, झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है। अनुसंधान में बाहरी वैधता का तात्पर्य क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परिणाम प्रदान करने वाली सामान्यीकरण की सीमा। ठीक है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी का संक्षिप्त रूप क्या है। एसएपी का जो है ना फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोडक्ट। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत में राजवंशों में सबसे छोटा जो काल था वो खिलजी वंश का था। ठीक है, विकल्प बी सही है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश आते हैं, तो क्रम से देखेंगे तो गुलाम वंश पहले आता है 1206 से लेकर 1290 तक। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। फिर लोधी वंश आएगा 1451 से लेकर 1526 तक। फिर आ गए थे कौन, मुगल। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं, तो ऐतरेय और कौशिकी जो हैं ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित हैं। विकल्प ए सही है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है। ठीक है। और इसके अलावा पंचबीस, खडबीस, जैमिनी, छांदोग्य ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सामवेद के हैं। कृष्ण यजुर्वेद का है तैतरीय, शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ। इसके अलावा अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, नाम है इसका गोपद ब्राह्मण। ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों में अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली किस क्रम के लक्ष्य में निर्धारित है। आपको पता है ना कि जो पहला टारगेट था वो क्या था कि गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी उन्मूलन। और दूसरा टारगेट था शून्य भूख। तीसरा था अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, तो ये तीसरा लक्ष्य था। विकल्प इसका बी करेक्ट है। ठीक है। चौथे लक्ष्य में था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5वां लक्ष्य था लैंगिक समानता। 6ठा लक्ष्य था स्वच्छ जल और स्वच्छता। कुल मिला के कितने लक्ष्य हैं, तो ये 17 लक्ष्य हैं। 1930 तक इन्हें प्राप्त करना है। दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, आपको पता है ना। जो पहली हरित क्रांति थी 1965 में स्टार्ट हुई थी। 1968 तक के बीच में कई बार आता है, कोई 65 लिखता है, कोई 66, कोई 67, कोई 68। लेकिन जो दूसरी वाली शुरू हुई थी ये 2006 में स्टार्ट हुई थी। और इसे दूसरी हरित क्रांति का नाम दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और इसको भी एम.एस. स्वामीनाथन ने ही स्टार्ट किया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आपको पता है कि 1965 में जो पंचवर्षीय योजना थी वो तीसरी वाली थी। ये एग्जैक्टली ख़त्म हुई थी 1966 में। इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 में स्टार्ट हुई थी। बीच में 3 जो हैं 1-1 साल की योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है। तो इसका जो समय था वो तीसरा था, यानी कि जो हरित क्रांति इसकी शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी 1965 में। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखिए आप कि भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन। नागरिकता का वर्णन मिलेगा आपको भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में मिलेगा आपको। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। फिर दूसरा है नागरिकता, तीसरा है मौलिक अधिकार। तो ये सारे जो है ना मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में मिलता है। मैंने आपको समझाया था ना कि 50-50 कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 50। ठीक है। इसके बाद है आपका कि क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है, तो यह श्वसन से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में है। 50 में क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास। 52 से जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कई बार बताया आपको। और ये तीनों हैं संख्या, जयभार और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, संख्या, जयभार, ऊर्जा। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम जो था ये 1981 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्यान देना कि जो वन संरक्षण अधिनियम था 1980 में आया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी 1992 में ही स्टार्ट हुआ था। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य में पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है, तो पश्चिम बंगाल में पक्षियों की प्रजाति सर्वाधिक पाई गई है। हाल ही में जो बर्ड काउंट करवाया गया था ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के नाम से, इसमें यह डेटा जो है हमको प्राप्त हुआ है। पार्किंसन रोग किस प्रकार का विकार है, तो यह एक न्यूरोडिजनरेटिव है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। और पार्किंसन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना कि अप्रैल में 11 तारीख को पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL शुरू किया गया है। पहले चीन ने स्टार्ट किया था, अब भारत ने स्टार्ट किया है EPL को, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो वही संस्था IEP के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और मार्च 2025 विधिक मामलों के विकास की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अंजू राठी राणा को। मार्च 2025 में विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव बनी हैं अंजू राठी राणा। ठीक है। अब एक प्रश्न आपके लिए बताना आप कि रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2024 में क्या थी? 110, 7, 116, 121। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला वाला यहाँ पर GS का टेस्ट था उसको लगाते हैं हम लोग। तो ये था आपका छठा वाला। ठीक है, 5 हो गए आपके। अब हम लोग चलते हैं छठे वाले पे। तो छठा था कि जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो दिवस था कौन सा था? ये 22 मई को होता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि मार्च, अप्रैल और मई में जो 22 तारीख होती है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। ठीक है, ये आपके बादल हो गए, ये जल बरसेगा, कहाँ पर आएगा? हमारी पृथ्वी पर आएगा। तो जल दिवस के बाद क्या मनाते हैं अप्रैल में? पृथ्वी दिवस। इसके बाद पृथ्वी पर जब जल पड़ेगा तो क्या होगा? जैव विविधता आएगी, बायोडाइवर्सिटी। तो मई में मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। एक क्रम में याद रखिएगा तो आपको सब याद रहेगा। इसके बाद थोड़ी थीम भी याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि विश्व जल दिवस की थीम क्या है 2024 में? शांति के लिए जल। 2025 में है ग्लेशियर संरक्षण। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होगा। अभी तो इसकी थीम आई नहीं है 2025 की। 24 में इसकी थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। और 22 मई 2025 की थीम तो अभी आई नहीं है। 24 की थीम थी योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि चतुर्थ विश्व, फोर्थ वर्ल्ड शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो न्यूनतम विकसित देश होते हैं उनको कहते हैं फोर्थ वर्ल्ड, चौथी दुनिया के देश। ठीक है। रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली जो पवन होती है उसको कहते हैं मिस्ट्रल। रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली जो ठंडी स्थानीय पवन होती है उसको मिस्ट्रल कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने पवनों के नाम लिख दिए हैं, जैसे कि चिनूक पवन होती है। चिनूक क्या है? एक स्थानीय पवन है जो विशेष रूप से रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी ढलान पर पाई जाती है। और इसके अलावा एक होता है बोरा पवन। बोरा पवन जो है एक ठंडी और तेज काटाबैटिक पवन है। यह एडियाट्रिक सागर के पूर्वी तट पर बहती है, खास तौर से इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में। ठीक है। ब्लिजार्ड पवन बहुत खतरनाक पवन होती है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा बर्फ़ उड़ती है। तो ये कहाँ पर चलती है? उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर यह चलती है। साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लिजार्ड पवन चलती है। फान जो है यह अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। सिराको यह भूमध्य सागर से आने वाली गर्म और आर्द्र हवा है। एक है जोंडा पवन, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलान पर बहने वाली शुष्क हवा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी घाट को। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर और ओरेलिकल्चर को यहाँ पर मैच कराना था। तो विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती हो जाता है आपका। वेजिकल्चर सब्जी की खेती से माना जाता है। देखो जो विकल्प होगा वही मैच कराएंगे। पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर मतलब मछली उत्पादन से है, पालन से है। ओरेलिकल्चर क्या है? वृक्षों की खेती है। तो ये इस प्रकार से मैच होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? नई दिल्ली में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो जो CSC है ये भी नई दिल्ली में है। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय विद्यालय पर्यावरण संस्थान, ये मिलेगा आपको कहाँ पर? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मिलेगा JSI, कहाँ पर मिलेगा आपको? कलकत्ता में मिलेगा। और BSI भी यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये भी मिलेगा आपको कोलकाता में। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII मिलेगा आपको देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको नागपुर में। ठीक है। इसके बाद है आपका कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर इसके उत्तर में स्थित है। ये मैप आप देख लीजिए, मणिपुर मिलेगा आपको यहाँ पर। बाकी तो यहाँ पर हैं। और ये भी आपको पता है ना कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और इसी के साथ त्रिपुरा और मिज़ोरम भी है, लेकिन बांग्लादेश से भी गुजरती है। ठीक है, बांग्लादेश हालांकि भारत का हिस्सा नहीं है, कभी हुआ करता था। और इसके बाद है कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो ये है आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? ये पृथ्वी हो गई। जो पहली परत होती है ये होती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। विकल्प सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो है ट्रोपोस्फियर है, टी, फिर है आपका स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, यस, फिर मेसोस्फियर, फिर क्या है थर्मोस्फियर, और फिर क्या है एक्सोस्फियर, TSM-TX, ये आपका क्रम यहाँ पर बनता है। ये आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, किसमें यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन नहीं किया गया है? रैंडमाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो नहीं किया जाता किसमें? स्वदेश न्यायादर्श में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बिट सबसे छोटा होता है। 8 बिट को जब आप जोड़ देंगे तो बनता है आपका 1 बाइट। ठीक है, और जब 1024 बाइट को आप जोड़ देंगे तो बनेगा आपका 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका क्या? आपका बनता है गीगाबाइट, और फिर इसी प्रकार से यह सोवान आगे बढ़ता है। ठीक है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है कि डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या होती है? यह एक बाहरी भंडारण डिवाइस है, इसे आंतरिक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है ना अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई थी वहाँ से लिए गए हैं, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो ये विकल्प सी इसका सही था। अगला क्वेश्चन था आपका कि एक VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देती है। VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वरों के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में जो मेमोरी होती है वो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल में लाई जाती है। विकल्प बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लिंक्डइन, ट्विटर, ई-संजीवनी और माई गवर्नमेंट को मैच कराना था। सिंपल है, ये तो आप जानते हैं। दोआब क्षेत्र पूछा गया था। यूपी में जो दोआब क्षेत्र है किन दो नदियों के बीच में है? ऑब्वियस है, गंगा और यमुना के बीच में है। नेक्स्ट था आपका कि किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 23 सितंबर 1887 का अधिनियम, जो अधिनियम था 18वां था। अधिनियम 18 के तहत 23 सितंबर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था आपका कि जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो इसकी स्थापना कैसे हुई थी? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प सी सही था। आगे है कि चरकुला नृत्य की विशेषता क्या है? तो सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना, ये इसकी विशेषता होती है। विकल्प डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि बच्चों के जन्म के समय यूपी में कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गाते हैं। फिर है आपका कि किस वर्ष किशुनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट था आपका कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से स्टार्ट होता है? चंदौसी, बाबरला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। ये था आपका 509, NH 509। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम चंद्रप्रभा रखा गया है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो कि चंदौली में स्थित है। विकल्प ए आपका सही है। इसके बाद UPRRDA का फुल फॉर्म पूछा गया था, मतलब उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म था UPRRDA। अगला क्वेश्चन था कि सुगंध और सूरज विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP और यूनिडो और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से की गई थी। कब? तो इसकी स्थापना देखो फ्रेंड्स कब की गई थी? तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी।
अब यहाँ पर तो कोई विकल्प है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका हम उत्तर मान लेंगे। ये कन्नौज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल SDI का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना। विकल्प डी इसका करेक्ट है। फिर पूछा गया था मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत लिखा था। ये था मलिक मोहम्मद जायसी थे। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 829। भारत का कितना था? 382 था। बिहार में सर्वाधिक था 1106। ठीक है। और सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए थे। स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 83.6 मीटर है। सही है। निचले हिस्से के सामने पत्थर पर मौर्य मूल के फूलों की नक्काशी है। ये भी सही है। इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी सही है। स्तूप हिरण पार्क में स्थित है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पहला उपदेश दिया था। ये भी सही है। तो यहाँ पर उत्तर था वो ऑप्शन ई था। ठीक है। फिर था कि यूपी के ललितपुर ज़िले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। और ये बांध जो था 1958 में बनाया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राज से लिया गया, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया जो था ना, ये माया जो राक्षस थे, तो माया को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। उसी की बेटी थी मंदोदरी, जिसका विवाह मंदोदरी का विवाह जो था वो रावण से हुआ था। अब फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 3 सालों के जो PYQs हैं उनको वन लाइनर ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट में आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसमें आपको अंतिम 3 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको वन लाइनर दिया गया है, साथ ही साथ सारे डेटा भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका रिवीजन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अब देखो आपके एग्ज़ाम जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर आना शुरू हो जाएगा, तो GS को हम सॉल्व भी करवाते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।